इस धमाकेदार कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक फिजिक्स प्रोफेसर से। जेसन का छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी डेनियला और बेटा चार्ली उसके साथ रहते थे। फैमिली के साथ तो वो काफी खुश था, लेकिन अपनी जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसी दिन जब वो अपने बेटे को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी जा रहा होता है, तभी अचानक उसके पुराने दोस्त का वीडियो कॉल आता है। उस दोस्त ने बताया कि आज रायन को एक बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और इसी खुशी में वो रात को जेसन के घर के पास वाले बार में ग्रैंड पार्टी कर रहा है, जिसमें जेसन को भी इनवाइट किया गया है। अब जेसन अपने दोस्त की सक्सेस से खुश तो था, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से निराश भी। शादी से पहले वो एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा था जो मल्टीवर्स की थ्योरी को समझा सकता था। अगर वो काम पूरा हो जाता तो आज अवार्ड उसे मिलता, लेकिन शादी के बाद वो रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पाया और एक कॉलेज में प्रोफेसर बनकर रह गया। पढ़ाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स लेक्चर्स को सीरियस ही नहीं लेते थे। पूरा दिन जेसन इन्हीं बातों में खोया रहा। घर आने के बाद भी वो रायन के कॉल्स इग्नोर करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि पार्टी में जाने से पुरानी यादें ताजा होंगी और बाद में किस्मत को कोसना पड़ेगा। लेकिन रात में डेनियला उसके फोन में रायन के मैसेजेस देख लेती है और जेसन को पार्टी में जाने के लिए मजबूर कर देती है। पार्टी में पहुंचकर जेसन की मुलाकात रायन से होती है। रायन उसे देखकर बहुत खुश होता है और दोनों पुरानी बातें याद करते हैं। जेसन को भी अच्छा लगता है और वो देर तक उससे बातें करता रहता है। असल में रायन ने उसे खास वजह से बुलाया था। पार्टी खत्म होने के बाद रायन जेसन से कहता है कि वो अपनी खुद की न्यूरोटेक कंपनी शुरू करना चाहता है और इसके लिए उसे जेसन की मदद चाहिए। बदले में वो उसे डबल पैसे भी देगा। जेसन कुछ सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और फिर पार्टी से निकल जाता है। लेकिन घर लौटते वक्त अचानक एक मास्क पहने आदमी जेसन को गन पॉइंट पर रोक लेता है और उसका फोन और वॉलेट छीन लेता है। जेसन पहले तो उस मास्क्ड आदमी को सिंपल थीफ समझता है और बिना रेजिस्ट किए अपना वॉलेट और फोन उसे दे देता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सामान लेने के बाद भी वो आदमी जेसन को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर एक वेयरहाउस जैसी जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो जेसन को बेरहमी से मारता है और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी उतार लेता है, फिर उसे दूसरे कपड़े पहनने को देता है। इसके बाद अचानक जेसन को सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है और एक अजीब सा इंजेक्शन लगा देता है। जेसन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, ये आदमी है कौन और आखिर उससे चाहता क्या है। लेकिन वो मास्क वाला खुद ही कहता है कि अगर वो सारी सच्चाई बता भी दे तब भी जेसन उस पर भरोसा नहीं करेगा। इंजेक्शन का असर इतना तेज था कि जेसन तुरंत बेहोश हो जाता है। बेहोशी से पहले वो आखिरी बार सुनता है कि उस आदमी ने कहा, अब तेरे पास अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का नया चांस होगा। थोड़ी देर बाद जब जेसन की आंखें खुलती हैं तो खुद को एक स्ट्रेचर पर पाता है, जहां कई डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन फिर से वो बेहोश हो जाता है। अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे के अंदर पाता है। जेसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां एक औरत आती है, अमांडा, जो खुद को उसकी वाइफ बताती है। ये सुनकर जेसन हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे तो याद था कि उसकी वाइफ का नाम डेनियला है। अमांडा को लगता है कि शायद जेसन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो पहले उसे गले से लगाती है और फिर बाहर ले जाकर उसे वैंस नाम के आदमी से मिलवाती है। वैंस जेसन को देखकर बहुत खुश होता है। जेसन उसे पहचान लेता है, क्योंकि कॉलेज के टाइम दोनों साथ पढ़ते थे। लेकिन अब वैंस पूरी तरह बदल चुका था। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि जेसन करीब 1.5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट करते वक्त अचानक गायब हो गया था और अब इतने समय बाद वापस लौटा है। वहां वैंस के अलावा भी कई एम्प्लॉयज थे जो असल में वैंस और जेसन दोनों के लिए काम करते थे। जेसन सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो तो अभी बस कुछ घंटे पहले ही गायब हुआ था और सीधा यहाँ आ गया है। न तो वो अमांडा को जानता है और न ही समझ पा रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अमांडा को लगता है कि इतने लंबे समय बाद लौटने के कारण जेसन को आराम की जरूरत है, इसलिए वो सबको शांत रहने को कहती है और लैब के लोग जेसन को कहीं और ले जाने लगते हैं। लेकिन जेसन को अपने घर वापस जाना था, इसलिए वो लैब से निकल भागता है और जल्दी से एक टैक्सी पकड़कर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे सब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वहां न तो उसकी वाइफ थी और न ही उसका बेटा। वहां तो उसे सिर्फ अमांडा ही नजर आती है। अमांडा गुस्से में उससे पूछने लगती है कि आखिर वो लैब से यहाँ क्यों चला आया। जेसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हमें पता चलता है कि जेसन दरअसल किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया है। ये कैसे हुआ, इसकी डिटेल हमें आगे कहानी में मिलेगी। अब असली यूनिवर्स में हम डेनियला को देखते हैं। उसके पास भी एक जेसन आता है, लेकिन असल में ये वही आदमी था जिसने मास्क लगाकर पहले जेसन को लूटा था।
अब वो डैनियला के पास आया था ताकि असली जेसन की जिंदगी को खुद जी सके। आप लोग ज्यादा कंफ्यूज न हो, इसलिए आगे से हम मास्क वाले जेसन और ओरिजिनल जेसन दोनों को सिर्फ जेसन ही कहेंगे और उनके यूनिवर्सेस को यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 2 बोलेंगे। जेसन डैनियला के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है ताकि उसे कोई शक न हो। बाद में दोनों अपने रूम में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्स 2 में जेसन बहुत परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जब वो अमांडा से डैनियला के बारे में पूछता है तो अमांडा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके हिसाब से जेसन पहले कभी ऐसा बिहेव नहीं करता था। जेसन घर की सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है और शौक में आता है कि इस दुनिया के जेसन के पास वो सारे अवार्ड्स हैं जो वो अपनी दुनिया में हमेशा पाना चाहता था। लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अमांडा उसकी ये हालत देखकर तुरंत लैब में कॉल करती है और गार्ड्स को बुला लेती है, लेकिन जेसन को इसकी भनक लग जाती है और वो तुरंत घर से निकल भागता है। सीधा उसी बार में जाता है जहां रायन ने पार्टी रखी थी। वहां उसकी मुलाकात मैट से होती है, लेकिन मैट भी उसे पहचानता नहीं है। ये जानकर जेसन का दिमाग घूम जाता है और वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचकर अपना चेकअप करवाने का फैसला करता है। इसी बीच हम यूनिवर्स 1 का जेसन भी देखते हैं। धीरे धीरे जेसन इस नई जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था ताकि आगे चलकर किसी को भी उस पर शक न हो। शायद वो यहाँ किसी खास मकसद से आया था। अब हम यूनिवर्स 2 वाले जेसन को देखते हैं। उसके पास डॉक्टर आती है और रिपोर्ट्स के बारे में बताती है। तब जेसन को पता चलता है कि उसके दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ब्लड में एक अजीब सा केमिकल मिला है जिसका सोर्स डॉक्टर्स अब तक समझ नहीं पाए। ये केमिकल असल में वही हो सकता था जो उस मास्क वाले आदमी ने उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्ट किया था। ये सुनकर जेसन और ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर ये भी बताती है कि इस दुनिया में जेसन एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। उसके नाम पर ढेर सारे पैटेंट्स हैं, लेकिन 1.5 साल पहले वो अचानक गायब हो गया था और अब जाकर ही वो दोबारा दिखाई दिया है। ये सुनकर जेसन शॉक में आ जाता है। वो तुरंत डॉक्टर से कहता है कि डैनियला के बारे में सर्च करे। तभी उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में उसकी शादी डैनियला से कभी हुई ही नहीं। यहाँ डैनियला एक मशहूर पेंटर थी जिसकी पेंटिंग्स हर जगह पसंद की जाती थी, जबकि जेसन की दुनिया में डैनियला ने सालों पहले पेंटिंग छोड़ दी थी ताकि वो अपनी फैमिली पर ध्यान दे सके। अब जेसन तुरंत डैनियला का एड्रेस निकालता है और डिसाइड करता है कि उससे जाकर सीधे बात करेगा। दूसरी तरफ हम वैंस, अमांडा और एक सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हैं। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि जेसन का बिहेवियर इतना अलग क्यों हो गया है। साथ ही उन्हें डर था कि पहले भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान 3 लोग गायब हो चुके हैं और अगर जेसन बाहर जाकर किसी को ये सब बता देता तो उनकी रिसर्च एक्सपोज्ड हो सकती है। इसलिए वो उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते थे। इधर जेसन जैसे ही डैनियला से मिलता है वो उसे कसकर गले लगा लेता है, लेकिन डैनियला हैरान थी कि जेसन आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जेसन जब उसकी पेंटिंग्स देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर डैनियला ने सिर्फ उसी की पेंटिंग्स बनाई थी। असल में डैनियला से जेसन हमेशा ये कहा करता था, सोचो जरा, अगर हम जिंदगी में अलग अलग रास्ते चुन पाते और अपनी चेतना की मदद से उन पैरेलल वर्ल्ड्स में जा पाते तो कैसा होता। डैनियला ने उसी कंसेप्ट पर सारी पेंटिंग्स बनाई थी। ये सब देखकर जेसन गहरी सोच में पड़ जाता है। इतने में वहां रायन भी पहुंच जाता है। रायन का लुक भी अब काफी बदल चुका था। वो जेसन को वहां देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि जेसन कभी ऐसी पार्टीज में आया ही नहीं करता था और ये शौक होना लाजमी भी था क्योंकि सब लोग उसे इस यूनिवर्स वाले जेसन की नजर से ही देख रहे थे। दोनों जब आपस में बात करते हैं तो पता चलता है कि रायन अक्सर जेसन से मिलता रहता था क्योंकि लैब के लिए कुछ खास मेडिसिन सिर्फ रायन ही बना सकता था। जेसन उन दवाइयों के बारे में उससे पूछ ही रहा था कि तभी अचानक डैनियला भी वहां आ जाती है। फिर तीनों साथ बैठकर काफी बातें करने लगते हैं। वहीं यूनिवर्स 1 में हम देखते हैं कि वहां वाला जेसन, मास्क वाला, कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा था जिससे डैनियला को हल्का सा शक होता है, लेकिन वो किसी तरह सारी बात संभाल लेता है और डैनियला का डाउट फिर से हट जाता है। यूनिवर्स 2 में ऑक्शन खत्म होने के बाद जेसन, डैनियला और रायन तीनों साथ बैठे होते हैं। जेसन हिम्मत जुटाकर उन्हें अपनी कहानी बताने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगता है कि शायद ये उसका असली यूनिवर्स नहीं है। वो दोनों को बताता है कि उसकी दुनिया में उसकी शादी डैनियला से हुई थी और उनका एक बेटा भी था, चार्ली। वो दोनों बहुत खुश रहते थे और अपने परिवार को बनाने के लिए उन्होंने अपने करियर्स तक को दांव पर लगा दिया था। लेकिन ये सुनकर डैनियला और रायन दोनों को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि इस यूनिवर्स में जेसन ने अपना करियर ही सब कुछ माना था।
और डैनियला के साथ हर रिश्ता खत्म कर लिया था। हाँ, डैनियला को यह जरूर याद था कि जेसन उससे मल्टीवर्स की बातें करता रहता था, जहां छोटी सी चीज भी बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन फिर भी उसे जेसन की बातों पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। रायन तो वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन जेसन डैनियला से उसके घर में रुकने की परमिशन मांग लेता है, क्योंकि उसे पता था कि बाहर वैंस के लोग उसकी तलाश में घूम रहे हैं। रायन के वहां से जाने के बाद इस यूनिवर्स वाली डैनियला जेसन से पूछती है कि आखिर उसके यूनिवर्स में डैनियला किस तरह जेसन के साथ रहती थी। तब जेसन उसे अपने और अपने बेटे चार्ली के बारे में सब कुछ बता देता है, कैसे वो दोनों मिलकर बेहद खुशहाल जिंदगी जीते थे। ये बातें सुनकर डैनियला का दिल जेसन की तरफ खिंच जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो जेसन के करीब आ जाती है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद जेसन डैनियला को लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर वो अमेंडा को कॉल करता है और कहता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसे अमेंडा की हेल्प की जरूरत है। ये सुनकर अमेंडा तुरंत हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है। अमेंडा को कॉल करने के बाद वो दोनों जेसन के घर पहुंच जाते हैं। वहां जेसन डैनियला को अपने घर और अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनकर डैनियला को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी बातचीत से हमें यह भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स की डैनियला का अफेयर भी जेसन यानी जी के साथ था। मगर जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई और जी को ये पता चला तो उसने डैनियला को छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ अपनी रिसर्च को पूरा करना चाहता था। जबकि यूनिवर्स 1 में जेसन ने डैनियला को कभी नहीं छोड़ा। उसे पता था कि अगर वो शादी करता है तो अपनी रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, और यही सबसे बड़ा रीजन था कि वो सिर्फ एक प्रोफेसर बनकर रह गया। वहीं जी, जिसने डैनियला को छोड़ दिया था, आगे चलकर एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया। अब जेसन जी के घर से उन सभी फाइल्स को उठा लेता है जो मल्टीवर्स थियरी पर थीं। जेसन भी कभी इन्हीं थियरीज पर काम करता था, लेकिन उसने बीच में छोड़ दिया था। जी ने उन्हें कंटिन्यू किया और इसलिए आज वो इतना सफल साइंटिस्ट बन सका। फिर जब जेसन और डैनियला वापस घर पहुंचते हैं तो जेसन उन फाइल्स को पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि जी ने न सिर्फ थ्योरीज को पूरा किया था, बल्कि एक ऐसा बॉक्स भी बना लिया था जिससे मल्टीवर्स में ट्रैवल किया जा सकता था। अब जेसन को ये तो समझ आ गया था कि जी उसी बॉक्स की मदद से उसके यूनिवर्स में गया है, लेकिन अभी तक उसे ये समझ नहीं आया था कि आखिर जी वहां क्यों गया है। क्योंकि अगर जी सच में डैनियला की वजह से जेसन के यूनिवर्स में गया था तो लॉजिकली उसे जेसन को वहीं मार देना चाहिए था, लेकिन उसने जेसन को जिंदा छोड़ा। इसका मतलब ये था कि वो चाहता था जेसन उसके यूनिवर्स में आए। अब अगर ये बात सच थी तो जेसन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जी उसे अपने यूनिवर्स में क्यों भेजना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम यूनिवर्स 1 में जेसन को देखते हैं। वो एक अजीब सी अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है और वहां एक बॉक्स को चेक करने लगता है। ये बॉक्स बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसकी थियरीज में डिस्क्राइब किया गया था। जेसन वहां कुछ कैमरास इंस्टॉल करता है और चार्ली की डेट ऑफ बर्थ देखते ही वहां से निकल जाता है। उधर यूनिवर्स 2 में डैनियला जेसन के और करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक वैंस कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं। वो बिना देर किए डैनियला को गोली मार देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। ये सब जेसन की आंखों के सामने होता है। अब उसकी दुनिया जैसे बिखर जाती है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स जेसन को भी पकड़ लेते हैं और उसे वैंस के पास ले जाते हैं। वहां वैंस सबसे पहले डैनियला की मौत के लिए माफी मांगता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि बचपन में ही वैंस के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके दादा ने उसकी परवरिश की, जो बेहद अमीर थे। दादा की डेथ के बाद वैंस को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और वेल्थ मिल गई। फिर एक दिन अचानक जी उससे मिलने आया। जी ने उससे कहा कि अगर वो अपना सारा पैसा उसे दे दे तो वो उसे मल्टीवर्स ट्रैवल के बारे में बहुत सारी चीजें बता सकता है। वैंस भी डेस्परेटली मल्टीवर्स में जाकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे अपना सारा पैसा जी के प्रोजेक्ट में लगा दिया। जी ने इस पैसे से वो मशीन बनाई जिससे मल्टीवर्स ट्रैवल पॉसिबल था। मशीन कंप्लीट होने के बाद जी ने एक बॉक्स बनाया और उसकी टेस्टिंग के लिए 3 लोगों को उसमें भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। ये देखकर जी ने किसी को भी ये नहीं बताया कि उस बॉक्स को ऑपरेट कैसे किया जाता है, और करीब 1.5 साल पहले जी खुद बिना किसी को बताए उस बॉक्स के अंदर चला गया, लेकिन उसके बाद वो भी कभी वापस नहीं आया और तब से ही वैंस उसकी तलाश कर रहा था। अब ये सारी बातें जानने के बाद जेसन को साफ समझ आ जाता है कि वैंस का असली मकसद सिर्फ मल्टीवर्स में ट्रैवल करना सीखना है, और अगर वैंस को कभी पता चल गया कि जेसन दरअसल उसके यूनिवर्स वाला जी नहीं है तो वो उसे उसी वक्त मार डालेगा। इसी वजह से जेसन स्मार्टली एक्ट करता है।
जैसे वो सच में जी ही हो। वैंस को भी लगने लगता है कि शायद जी की मेमोरी चली गई है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। यही सोचते हुए वो जेसन को जी की सारी कंप्यूटर फाइल्स के पास ले जाता है ताकि जेसन उन्हें पढ़कर अपनी खोई हुई यादें वापस लाने की कोशिश करे। जेसन कुछ देर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है, फिर तुरंत उस मिस्टीरियस बॉक्स के पास पहुंचकर उसे ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक उसे ऑब्जर्वर थ्योरी याद आती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल भी ऑब्जर्व न किया जाए तो वो ऑब्जेक्ट अलग तरह से बिहेव करता है। लेकिन जेसन के दिमाग में अब भी ये सवाल घूम रहा था कि अगर कोई इंसान बॉक्स के अंदर जाता है तो उसका ब्रेन तो कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा और वो अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व भी करेगा। ऐसे में मल्टीवर्स ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है? जेसन को एहसास होता है कि इस प्रोसेस को रोकने के लिए एक ऐसे कंपाउंड की जरूरत होगी जो इंसान के ब्रेन को कुछ समय के लिए शट डाउन कर सके। इसके बाद जेसन उस रिकॉर्डिंग को चेक करता है जो जी के बॉक्स में एंट्री के वक्त की थी, और फिर वो अपनी अराइवल वाली रिकॉर्डिंग भी देखता है। तभी उसे शॉक लगता है। उस वक्त वो काफी नशे में था। इसका साफ मतलब था कि जी ने जो दवाई उसे इंजेक्ट की थी वो उसे सिर्फ बेहोश करने के लिए नहीं थी। असल में उस दवा का काम उसके ब्रेन को टेम्पोरेरीली बंद करना था ताकि जी उसे यहाँ इस यूनिवर्स में खींच कर ला सके। अब धीरे धीरे जेसन को पजल के सारे टुकड़े समझ आने लगे थे, लेकिन उसने ये सीक्रेट वैंस से शेयर नहीं किया क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था अगर वैंस को सच्चाई पता चल गई कि वो दूसरे यूनिवर्स का जेसन है तो वो उसे बिना सोचे समझे खत्म कर देगा। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। फिर एक दिन वैंस जेसन को अपने पास बुलाता है और बताता है कि उसके बारे में उसे काफी सारी जानकारी मिल चुकी है। उसी वक्त हम देखते हैं कि रायन भी वैंस के आदमियों के कब्जे में है, जिसके जरिए उन्हें ये भी पता चल चुका था कि जेसन असल में दूसरे यूनिवर्स से आया है और उसके बिहेवियर में भी नोटिसेबल चेंजेस आ चुके थे। ये जानकर वैंस उसे बेरहमी से पीटता है और साफ कहता है उसके पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगर इस दौरान उसने बॉक्स के बारे में सब कुछ निकालकर उसे नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देगा। वहीं यूनिवर्स 1 में हम देखते हैं कि जी यहाँ डैनियला के साथ काफी खुश नजर आ रहा था। वो पूरी कोशिश करता है कि डैनियला और फ्रैंकलिन को उस पर कोई शक न हो, लेकिन धीरे धीरे उनका डाउट बढ़ने लगा। डैनियला सीधे उससे कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो घुमा फिराकर बातें करने लगती है और जी भी बहुत चालाकी से उसे कन्विंस कर देता है कि वही असली जेसन है। दूसरी तरफ यूनिवर्स 2 में हम रायन और जेसन को देखते हैं, जिन्हें वैंस के लोग एक ही कमरे में कैद करके रखे हुए थे। यहीं उनकी बातचीत के दौरान जेसन को एक बड़ा सच पता चलता है। असल में इस यूनिवर्स वाला जेसन अक्सर रायन से कई तरह की दवाइयां बनवाता था और वो कंपाउंड जो इंसान के ब्रेन को कुछ वक्त के लिए पूरी तरह शट डाउन कर सकता था, वही रायन ने बनाया था। उसकी कई शीशियां अब भी लैब में मौजूद थीं। ये जानने के बाद जेसन के दिमाग में एक प्लान बनने लगता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह उन दवाइयों को हासिल करे और बॉक्स के अंदर जाकर वापस अपने यूनिवर्स में लौट जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके कमरे के बाहर हर वक्त कड़ा पहरा मौजूद रहता था। इसी बीच दूसरी ओर अमांडा को ये खबर मिलती है कि वैंस ने जेसन को सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी है और वो जानती है कि जेसन इस यूनिवर्स का जी नहीं है। तब अमांडा फैसला करती है कि वो जेसन की मदद करेगी। ये सोचकर वो चुपके से जेसन के कमरे में जाती है और उसे लेकर बॉक्स की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन अचानक ही वैंस और उसके आदमी उन दोनों पर नजर डाल लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। हड़कंप मचते ही जेसन और अमांडा दवाइयों वाला एक सूटकेस उठा लेते हैं और तेजी से बॉक्स की तरफ भाग जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों अपने आप को वो दवा इंजेक्ट करते हैं, जिससे उनका ब्रेन शट हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैंस अपने आदमियों के साथ बॉक्स को चेक करता है, लेकिन वहां उन्हें जेसन और अमांडा का कोई निशान नहीं मिलता। ये देखकर वैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम जेसन और अमांडा को देखते हैं, जो अब उस बॉक्स के अंदर थे। उनके सामने हजारों दरवाजे खड़े थे। हर एक दरवाजा किसी पैरेलल यूनिवर्स की ओर जाता था। दोनों के लिए मुश्किल ये थी कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि इन सब में से असली यूनिवर्स 1 का दरवाजा कौन सा है। ये सोचकर जेसन बहुत बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे हर हाल में अपनी फैमिली के पास लौटना था। तभी अमांडा उससे पूछती है, आखिरकार क्या इतने सारे दरवाजे हो सकते हैं? जेसन तुरंत जवाब देता है, अगर तुम किसी छोटी सी चीज को भी बेस मानकर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज बना सकती हो, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज का कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स जरूर होगा। यानी हर पल, हर चॉइस से एक नया यूनिवर्स जन्म लेता है। ये सुनकर अमांडा दंग रह जाती है, क्योंकि इस लॉजिक से तो सही यूनिवर्स ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था।
फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग डोर्स खोलकर चेक करेंगे कि कौन सा यूनिवर्स उनका असली वाला है। सबसे पहले वो एक यूनिवर्स में एंटर करते हैं। वहां पहुंचते ही बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जब बाहर जाकर देखते हैं तो वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग्स खड़ी थीं जो गिरने की हालत में थीं। तभी अचानक एक बड़ी इमारत उनके सामने ढहने लगती है। डरकर दोनों तुरंत वापस बॉक्स के अंदर लौट आते हैं। अब उनके पास सिर्फ 48 इंजेक्शंस बचे थे और एक इंजेक्शन उन्हें सिर्फ आधे घंटे के लिए किसी भी यूनिवर्स में टिकने देता था। ये समझते ही जेसन डिसाइड करता है कि अब से वो सिर्फ डोर्स खोलकर देखेंगे। अगर सही यूनिवर्स मिला तो अंदर जाएंगे, वरना तुरंत वापस लौट आएंगे। वो दूसरा डोर खोलते हैं। बाहर खतरनाक तूफान चल रहा था। तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर तीसरा डोर खोलते हैं। वहां इंसान पूरी तरह से गायब हो चुके थे। उधर वैंस भी दिमाग लगाकर इंजेक्शंस का पूरा सीक्रेट समझ जाता है और फिर वो भी एक बॉक्स के अंदर चला जाता है। उधर जेसन और अमेंडा कई डोर्स खोलकर देख चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कहीं भी इंसानों का कोई निशान नहीं मिला। ये देखकर अमेंडा का धैर्य टूट जाता है और वो घबराकर इधर उधर भागने लगती है। जेसन उसे शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है, इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा। हर पॉसिबिलिटी किसी न किसी यूनिवर्स में पूरी होती है। मतलब अगर इस यूनिवर्स में हम वेलोसिटी लैब से बचकर निकल आए हैं तो किसी और यूनिवर्स में वही गार्ड्स हमें पकड़ चुके होंगे। अगर हमें सच में सरवाइव करना है तो हमें ऐसे यूनिवर्स में जाना होगा जहां खाना और पानी दोनों अवेलेबल हों। जेसन की बात सुनकर अमेंडा भी मान जाती है। दोनों अगला दरवाजा खोलते हैं और इस बार वो पहुंचते हैं वैंस की ही वेलोसिटी लैब में। लेकिन वहां का माहौल बेहद अजीब था। पूरी जगह एकदम खामोश थी। अमेंडा ये देखकर शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ इतनी शांति क्यों है। फिर थोड़ी दूर जाकर जब वो सीन ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये वही यूनिवर्स है जिसके बारे में वो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे। यानी वो यूनिवर्स जहां अमेंडा जेसन को भागने में मदद कर रही थी, लेकिन वैंस के गार्ड्स ने उसे पकड़कर बेरहमी से मार दिया था। इसके बाद वैंस के गार्ड्स ने जेसन को फिर से बंदी बना लिया था। ये सब देखकर अमेंडा के मन में डर और भी गहराता चला गया। वो जेसन के साथ तो वापस सारे डोर्स के पास आ जाती है, लेकिन जब भी कोई नया दरवाजा खोलती है तो वहां बस तबाही ही दिखाई देती है। ये सब देखकर अमेंडा का धैर्य टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो लोग हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अचानक एक डोर खोलती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। जेसन उसे बचाने के लिए तुरंत उसके पीछे जाता है, लेकिन जिस यूनिवर्स में वो पहुंचे थे वहां बहुत भारी बर्फबारी हो रही थी। कुछ ही दूरी चलने के बाद अमेंडा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। जेसन उसे गोद में उठाकर पास के एक घर तक ले जाता है और वहां लकड़ियां जलाकर आग लगाता है ताकि अमेंडा को थोड़ी गर्माहट और राहत मिल सके। अगली सुबह जब जेसन बाहर निकलकर हालात देखता है तो उसे समझ आता है कि वहां लगभग 10-12 फुट ऊंची बर्फ जमा हो चुकी है। इसका मतलब ये था कि उनका बॉक्स पूरी तरह बर्फ के नीचे दब चुका था और अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो बॉक्स आखिर किस जगह पर है। जेसन ये सब अमेंडा को बताता है। अमेंडा हल्की थकी आवाज में कहती है, बचपन में मैं अपने पापा के साथ अक्सर अर्जेंटीना जाया करती थी। वहां बिल्कुल ऐसी ही बर्फ गिरा करती थी। शायद जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे दिमाग में वही यादें चल रही थीं। ये सुनते ही जेसन को अचानक वो बात याद आती है कि जब भी उन्होंने किसी यूनिवर्स के बारे में सोचा था, उसके अगले डोर पर पहुंचने पर वो उसी तरह की जगह पर निकल जाते थे। उसे समझ आता है कि असल में ये सारे डोर्स उनके दिमाग से लिंक्ड हैं और चूंकि अब तक हर बार उन्होंने डर, शक या टेंशन में डोर्स खोले थे, इसलिए वो हमेशा ऐसे यूनिवर्सेस में फंसते रहे जहां इंसान मौजूद नहीं थे। जेसन को यकीन हो जाता है कि अगर वो अपने दिमाग को शांत रखकर डोर्स खोले तो शायद वो ऐसे यूनिवर्स तक पहुंच पाएंगे जहां इंसान नॉर्मल जिंदगी जी रहे हों। उसे ये भी याद आता है कि उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता। ये सोचकर जेसन तुरंत अपना कंपास निकालता है और बर्फ के बीच उस बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देता है। कंपास में अजीब सी हलचल देखकर जेसन और अमेंडा को अंदाजा हो जाता है कि उनका बॉक्स बर्फ के नीचे किस जगह दबा हुआ है। दोनों तुरंत उस जगह पर कूदकर बर्फ हटाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वो उस बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही दोनों की सांसें थोड़ी शांत होती हैं और उनके चेहरे पर लंबे वक्त बाद खुशी की झलक दिखती है। वहीं दूसरी तरफ वैंस की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। अमेंडा और जेसन का पीछा करते करते वो अलग अलग खतरनाक यूनिवर्सेस में घूम चुका था। हर जगह उसे बस दर्द और तबाही ही मिली। इस सफर ने उसे घायल कर दिया था।
वो खून से लथपथ, बेहद कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर अब मैं क्या करूं? उधर यूनिवर्स 1 में हम जे को देखते हैं। वो अब भी अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बुन रहा था, एक ऐसा प्लान जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।